Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Dr. Amar Yunus, and today I am going to talk about Law GAT exam. Law GAT exam is an exam conducted by now Higher Education Commission for Pakistani graduates, those Pakistanis who have graduated from local LLB programs. In order to get their license to practice law in Pakistan, they have to pass this Law GAT exam. I myself didn't take this exam because I graduated from Kyrgyzstan. I did my LLB from Kyrgyzstan, which is in Central Asia, and later I did my LLM from Tsinghua University, China. So if you are a foreign law graduate, you have to take another exam which is called as C Law exam, Special Equivalency Examination for foreign law graduates. And if you have an LLM degree, then you don't have to take this Law GAT exam. Means if you are a foreign law graduate, first you have to pass this C Law exam, and later you have to take this Law GAT exam. And this Law GAT exam, it is for everyone, no matter you are a foreign graduate or a local graduate. I had made a video about C Law exam, that how I passed my C Law exam, special equivalency examination, which was conducted by Higher Education Commission last month. And many Law GAT aspirants, they have approached me, and they have asked me that I should share my tips with them, that how they should prepare so that they can clear this Law GAT exam. सो मैंने फैसला किया कि मैं अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं अपनी टेक्निक्स शेयर करूंगा कि मैंने सी लॉ एग्जाम कैसे पास किया। सी लॉ और लॉ गेट का सिलेबस तकरीबन एक जैसा है। लॉ गेट का सिलेबस इसलिए लेंथी है कि उसमें सब्सटेंसिव लॉज को भी इंक्लूड किया गया है। और सी लॉ में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 पेपर्स आप समझ लें। पेपर एक ही होता है लेकिन उसके 5 पोर्शंस होते हैं। एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कानून शहादत, स्पेसिफिक रिलीफ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर हम सब्सटेंसिव लॉ की बात करें तो वो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए तकरीबन सेम ही होता है। मसलन कि क्रिमिनल लॉ, अगर क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो वो हर जगह पे एक ही है। और अगर हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ की बात करें तो वो भी हर जगह पर तकरीबन सेम ही है। इसलिए सी लॉ का सिलेबस थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लॉ ग्रेजुएट्स बाहर से पढ़ के आते हैं या पाकिस्तान में ही यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम से डिग्री लेते हैं, उनको सब्सटेंसिव लॉ के बारे में तो मालूमात होती हैं, लेकिन उनको प्रोसीजरल लॉ के बारे में मालूमात नहीं होती। इसलिए उनका सिर्फ प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स में से ही इम्तिहान लिया जाता है। अच्छा, और लॉ गेट का मैंने सिलेबस देखा है, और लॉ गेट का सिलेबस मेरे ख्याल से तो काफ़ी सिंपल है। और अगर एक पाकिस्तानी लॉ ग्रेजुएट ने, जिसने कि दिल जमी के साथ अपनी डिग्री हासिल की है, मेहनत की है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा किया है, उसके लिए वो मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का भी एतराफ़ करना चाहिए। आपको पता होगा कि आपके दरमियान ही कई ऐसे लोग हैं, और मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ़ इम्तिहान की रात को ही पढ़ाई की थी। और बल्कि बाज़ लोग तो बताते हैं कि उनको 10 या 15 सवालों की एक लिस्ट मिल जाती है, कि हर पेपर से पहले 10 या 15 सवाल पढ़ लेते हैं, और उन 10 या 15 सवालों में से 5 सवाल उन्होंने अटेम्प्ट करके पास करना होता है। तो ऐसे कई लोगों को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए ये कहना कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था, या बिलफ़र्ज़ अगर आउट ऑफ कोर्स भी आया था, तो फिर भी ऐसे लोग तो हैं ना कि जिन्होंने वो पास किया था, या 100 के 100 नंबर जो है वो आउट ऑफ कोर्स तो नहीं आ गए थे। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50 नंबर लेकर भी पास किया था। और कहने का मकसद ये है कि जिस बंदे ने पढ़ाई की हुई है, जिस बंदे ने हकीकी तौर पर पाकिस्तानी एलएलबी को पढ़ा है, क्लासें ली हैं और ईमानदारी के साथ पेपर दिए हैं, उसके लिए ये लॉ गेट पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, मैंने अपना सी लॉ कैसे एग्ज़ाम पास किया?
और मैंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको क्यों बताया कि मैंने किर्गिजिस्तान से एलएलबी किया है और फिर मैंने चाइना से एलएलएम किया है, वो इसलिए मैंने बताया कि किर्गिजिस्तान और चाइना दोनों ही सिविल लॉ जुरिस्डिक्शंस हैं। सिविल लॉ जुरिस्डिक्शंस मींस कि वहाँ पे रोमन जर्मन लॉ को फॉलो किया जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ब्रिटिश लॉ, जिसको एंग्लो सैक्सन लॉ कहते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो अगर प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ में बिल्कुल ही मुख्तलिफ प्रोसीजरल लॉज होते हैं। यानी कि मेरे लिए इन किताबों को पढ़ना, सिविल प्रोसीजर को, क्रिमिनल प्रोसीजर को, कानून शहादत को या स्पेसिफिक रिलीफ को, वो ऐसा ही था कि जैसे मैं कोई चीज बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा हूँ। और मैंने तकरीबन 1 महीने के अंदर इसकी तैयारी की और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पास किया। तो ये बताने का मकसद आपको मोटिवेशन देना था कि मेरे जैसा बंदा जिसको इन किताबों के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, वो अगर तैयारी करके 1 महीने के अंदर इस इम्तिहान को पास कर सकता है, तो आप लोग जिन्होंने 5 साल या 3 साल में एलएलबी किया है और आप इन चीजों को पढ़ते रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी इंटीमेशन भेजी थी और उसके बाद 6 महीनों की उन्होंने प्यूपलेज की और फिर उनको कुछ एक्सपोजर भी था, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही आसान चीज होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो पास नहीं कर सके तो इसका मतलब ये है कि गिरेबान में झांकना चाहिए और उसकी दोबारा से तैयारी करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों इस लॉ गेट को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सुनने में आई। मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहूंगा। और हमें भी पता है कि जिन लोगों के लाइसेंस कैंसिल हुए, उन लोगों को इस चीज़ का काफ़ी दुख है और दुख हमें भी है कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर अचानक से उनको कहा गया कि नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू तो रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप ये इम्तिहान पास नहीं करेंगे, आप क्या कहते हैं उसको, कच्चे पक्के किस्म के वकील तस्वर किए जाएंगे। तो ये काफ़ी दर्दनाक सूरत हाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने लाइसेंस तो ले लिया है लेकिन अपना इम्तिहान अभी तक पास नहीं किया। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स, ट्रिक्स और लर्निंग स्किल्स शेयर करना चाहता हूँ, जिनको इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना एग्ज़ाम पास किया। और मैं समझता हूँ कि यही तकनीक अगर आप अपने लॉ गेट पर अप्लाई करेंगे, तो आप भी इंशाल्लाह आसानी से इस इम्तिहान को पास कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जिसमें कहा गया है कि ये लॉ गेट एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट होगा और इस दफ़ा उम्मीद है कि एक सिलेबस की बुक भी मिलेगी। तो काम जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है कि अब आपको थॉरो स्टडी की बजाय सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। सिलेक्टिव मीन्स कि वो सिलेबस जो है वो उस किताब से आएगा। लेकिन अगर आप बिलफर्ज के बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं जिस तरह मैंने किया, या कुछ ऐसे भाई जिनको अब एहसास हो गया कि उन्होंने एलएलबी तो कर लिया है लेकिन उनको दोबारा से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनको सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल लॉज का पता चल सके, और अगर वो पिछले 3 सालों में नहीं पढ़ सके और अब ये लॉ गेट के लिए उनको पढ़ गया है, तो मेरी उनके लिए सजेशन यही है कि वो इस दफा दिल जमी के साथ पढ़ाई करें और बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी ना करें, बल्कि अपने लिए इस लॉ गेट को एक नेमत तस्वर करें कि अगर आपने एलएलबी के दौरान वो सिलेक्टिव स्टडी करके इम्तिहान दिए और पास हुए, या रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं की, तो अपने लिए ये नहीं मत समझिए कि लॉ गेट की शक्ल में आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है। और ये कुछ ऐसा टाइम है जिसको आप स्ट्रेटजिकली इस्तेमाल करते हुए अपनी कुछ तैयारी कर सकते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में आगे काम देगी। तो मैंने किस तरह तैयारी की? मैंने सबसे पहले ये 5 के 5 मज़ामीन जो थे, जो मेरे सी लॉ के अंदर थे, मीन्स के सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, कानून शहादत, स्पेसिफिक रिलीफ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने इनको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस पे तो नोट्स भी लेने चाहिए, और वो नोट्स लेने के लिए जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन को ऐसी फेवरेबल चीज़ नहीं थी। तो मैंने फिर वो जो 3 इसमें से एक्ट थे या ऑर्डिनेंस या लॉज आप कह लें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्पेसिफिक रिलीफ और कानून शहादत, उनको मैंने प्रिंट कर लिया। प्रिंटर मेरे पास है यहाँ पे घर के अंदर, मैंने इनको प्रिंट कर लिया। और सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए मैंने उनकी ना किताबें खरीदी। और
ये जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है और ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो ये इसको आप बेयर एक्ट्स कहते हैं। ये मैंने खरीद लिए और इनसे पढ़ना शुरू किया। अब मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने सबसे पहले बेयर एक्ट को ही पढ़ना शुरू किया। मैंने सबसे पहले कानून शहादत को पढ़ा, क्योंकि वो लॉ ऑफ एविडेंस मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैंने पहले ना इस तरह की चीजें, एविडेंस हर जुरिस्डिक्शन में होते हैं और मैं चूंकि आर्बिट्रेटर भी हूँ कुछ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो आर्बिट्रेशन में भी एविडेंस जो है वो आजकल बड़ी अहमियत का हामिल होता जा रहा है। और आर्बिट्रेशन पे मैंने कुछ कोर्सेज भी किए थे रिसेंटली जिनमें एविडेंस पे कुछ ज्यादा फोकस था। तो मैंने कहा चलें ये कानून शहादत से शुरू करते हैं। तो मैंने कानून शहादत को पढ़ना शुरू किया, बेयर एक्ट को, और उसको मैंने तकरीबन 1 डेढ़ दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। और मैंने जो है ना उसके ऊपर निशानियां भी लगा दी कि ये चीज़ें मेरे ख्याल से अहम है। उसके बाद मैंने शुरू किया स्पेसिफिक रिलीफ को पढ़ना। स्पेसिफिक रिलीफ जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एक तो उसके अंदर जो रिलीफ इटसेल्फ है वो तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं उस बंदे के लिए जो कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है। यानी कि मेरे जैसा बंदा जो कि बिल्कुल ही ऐसे उठा के किताब को पढ़ा है, उसके लिए वो ज़रा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी क्या अपनाई कि मैंने उन रिलीफ जो अवेलेबल थे उनको मैंने कॉपी के ऊपर लिख लिया और सिर्फ उनको ही याद कर लिया कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ये रिलीफ है, ये चैप्टर है और इस चैप्टर में ये रिलीफ है। उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सिर्फ जो लास्ट पार्ट था जुडिशरी से रिलेटेड उसको ही प्रिंट किया। जो पहले शुरू के चैप्टर से, जिनमें से शुरू में आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्लासेस हैं, उनको मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पढ़ लिया। और फिर डायरेक्टली मैं चला गया जुडिशरी वाले पार्ट के ऊपर, और जुडिशरी वाले पार्ट को मैंने प्रिंट किया हुआ था। अ, उसको मैंने पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज और फिर जो आपकी रिट पिटिशंस हैं और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट जजेस की कैसे होती है और कौन किसके सामने ओथ उठाता है और अख्तियारात की बातें हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी अहम है लॉ गेट या सी लॉ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने वो पढ़ा। अच्छा, अब जब मैंने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली ना, तो उसके बाद फिर मुझे ना एहसास हुआ कि ये सिविल लॉ जो है, सिविल प्रोसीजर लॉ जो है, ये काफ़ी लेंथी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने ना सबसे पहले जो है वो नोट्स देखे कि मुझे इंटरनेट पे कहीं नोट्स मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पे कुछ लोगों के कुछ नोट्स हैं थे, लेकिन वो मेरे लिए इतने कन्विंसिंग नहीं थे। तो मैंने फिर उसके लिए ये किया कि मैंने यूट्यूब के ऊपर इसी तरह की वीडियोज़ अवेलेबल थी, उनको सुनना शुरू किया। अब वो मैं जैसे-जैसे सुनता गया मुझे वो टॉपिक की तो समझ आ जाती थी, लेकिन मैं उनको कॉन्टेक्चुअलाइज़ नहीं कर सकता था। यानी कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि इसके बाद कौन-सा टॉपिक आता है। वो समझने के लिए मैं दोबारा बेयर एक्ट्स की तरफ आया और मैंने फिर हिम्मत करके सिविल प्रोसीजर लॉ को बेयर एक्ट से ही पढ़ना शुरू किया। और इसी तरह फिर मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ भी किया कि उसको बेयर एक्ट से पढ़ा। तो ये पाँचों जो सब्जेक्ट थे मेरे, इनको मैंने बेयर एक्ट से ही पढ़ा। क्योंकि मैंने जब वीडियोज़ देखना शुरू की या एमसीक्यूज़ पढ़ने शुरू किए तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। इसलिए मेरी भी सजेशन आपके लिए यही है कि वो मेरे भाई जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की, वो भी अगर शुरू करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई, तो खुदारा आप एमसीक्यूज़ की तरफ डायरेक्टली ना जाएँ, बल्कि बेयर एक्ट से तैयारी अपनी करें। और अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने इनको पहले नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे, आप इसका टेस्ट डेवलप करते जाएँगे और आपको ये पढ़ने का मज़ा आएगा। अ, तो मैंने बेयर एक्ट्स को पढ़ा और बेयर एक्ट्स को पढ़ने के बाद फिर मैंने इनको दोबारा पढ़ा। ये मैं आपको स्टेप 2 की बात बता रहा हूँ। पहले स्टेप में मैंने सिर्फ़ इनको पढ़ा, दूसरे स्टेप में मैंने इनको पढ़ा और इस दफ़ा मैंने नोट्स लिए। मैंने ये लेड पेंसिल के साथ उसके ऊपर निशान लगाए, जहाँ पे जिस लफ़्ज़ की मुझे समझ नहीं आती थी उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी और इस तरह मैंने नोट्स लेते हुए उनको पढ़ा। अच्छा, ये हो गया सेकंड स्टेप। ये पहले स्टेप में मैंने सिर्फ़ बेयर्स एक्ट को पढ़ा वैसे ही सरसरी तौर पर, दूसरे में मैंने दोबारा इनको पढ़ा और फिर नोट्स लिए। अब तीसरे स्टेप के अंदर मैंने यूट्यूब से वीडियो देखना स्टार्ट की। हमारे कई ऐसी पाकिस्तानी अहबाब
मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने बड़ी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाकर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर रखी हुई हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन-सा चैनल आप सब्सक्राइब करें। आप टॉपिक वाइज़ सर्च करेंगे, आपको किसी न किसी की वीडियो मिल जाएगी और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाकर चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, मैंने वो वीडियोज़ देखना शुरू की, बल्कि कुछ ऐसे लेक्चर भी मिल गए जिनमें पूरा-पूरा मसलन कि कानून शहादत है या सिविल प्रोसीजर है या क्रिमिनल प्रोसीजर है, उनको उन्होंने 1-1, 2-2 घंटे के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि दरिया को कूज़े के अंदर बंद किया हुआ है, बड़ी उनकी हिम्मत है और मैं बड़ा उनको एप्रिशिएट करता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं। अच्छा, तो मैंने वो वीडियोज़ देखी, 1 दफ़ा देखी, 2 दफ़ा देखी, 3 दफ़ा देखी। अब जब मैंने बेर एक्ट पढ़े हुए थे और वो वीडियोज़ देखी हुई थी, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। यानी कि मुझे हर चीज़ की तकरीबन समझ थी, डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। मुझे पता चल रहा था कि ये पाकिस्तानी प्रोसीजरल लॉ क्या चीज़ है। उसके बाद जब अब मैंने एमसीक्यूज़ करना शुरू किए, तो आप यकीन करेंगे कि मुझे एमसीक्यूज़ जो है वो स्टेटमेंट पढ़ के ही, वो ऑप्शंस देखे बगैर ही पता होता था कि ये इसका जवाब क्या है। और ये सब का सब मैं समझता हूँ कि किसका मरहून मिन्नत है जो मैंने बेयर एक्ट से अपनी पढ़ाई शुरू की। तो इसलिए मैं अगर आपको 3-4 स्टेप्स में अपनी प्रिपरेशन का बताऊँ तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप बेयर एक्ट्स को पढ़ें। हाँ, मुश्किल होगा क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर पढ़ना लेकिन जितना हो सके उतना पढ़ें। सेकंड स्टेप के अंदर आप पढ़ते जाएँ और नोट्स लेते जाएँ। मसलन कि कानून शहादत आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि कौन-सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि पुलिस के सामने दिया हुआ एविडेंस जो है वो काबिल कबूल नहीं है। एविडेंस की क्या टाइप्स हैं, एस्टॉपल क्या है, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड जो है वो किस आर्टिकल में डिक्लेयर होती है और इस तरह की चीज़ें यानी कि ना ये मेन चीज़ें जो है आपको खुद ही क्लिक करेंगी कि ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी अहम है। तो उनको आप जो है वो लिस्ट की शक्ल में लिखते जाएँ या वैसे ही उसके ऊपर निशान लगा लें। क्योंकि जब इम्तिहान से 1 दिन पहले आप वो बेयर एक्ट को ही खोलेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने सिर्फ़ यही चीज़ें पढ़नी है जिनके ऊपर मैंने निशान लगाए। तो ये हो गया सेकंड स्टेप कि बेयर एक्ट्स के ऊपर आपने अपने नोट्स बना लिए। तीसरे स्टेप्स में आपने जाना है यूट्यूब की तरफ। वहाँ पे जाके आपने देखनी है वीडियोज़। वो वीडियोज़ टॉपिक वाइज़ आप सर्च कर लें या जो समराइज़्ड लेक्चर बना के अहबाब ने, टीचर्स ने दिए हुए हैं, उनको आप देखें। और उसके बाद फिर आपका चौथा और फाइनल स्टेप जो होगा, वो होगा एमसीक्यू से तैयारी करना। उसके लिए आप कोई भी किताब ले लें, पीडीएफ के अंदर कई बुक्स हैं। मुझे अगर आप ईमेल करेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा, मेरे पास मैंने लॉ गेट की पड़ी हुई थी क्योंकि सी लॉ की तो है ही नहीं है ना, तो लॉ गेट की बुक है और उसके अलावा कुछ और दोस्तों ने एमसीक्यूज़ बनाकर ही ऑनलाइन दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ें। तो ये 4 स्टेप जो हैं जिसमें बेयर एक्ट को पढ़ना, फिर बेयर एक्ट पर नोट्स लेना, यूट्यूब से वीडियो देखना और फाइनली एमसीक्यूज़ देखना, ये करने के बाद इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि ये लॉ गेट तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप तो इम्तिहान वाले दिन का इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। तो वो दोस्त मेरे जो कि नोट्स ढूँढ रहे हैं या जो कह रहे हैं कि कोई इसका बैकडोर, कोई इसका जो है ना शॉर्टकट हमें मिल जाए, उनसे मेरी गुज़ारिश गुज़ारिश ये है कि अपने लिए इस मौके को स्ट्रैटेजाइज़ करें। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की तो अब करें, बेयर एक्ट्स को खोलें और वहाँ से पढ़ना शुरू करें। और एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ के हैंड नोट्स और बुक वगैरह उनके पीछे ना भागें क्योंकि उनसे अगर आप बिलफ़र्ज़ इम्तिहान पास भी कर लेते हैं, तो आप फिर वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं। तो ये मेरी कुछ गुज़ारिशात हैं और ये चूँकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और मैं आपको बता रहा हूँ उस नुक्ता नज़र से कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मैंने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और मैंने सिर्फ़ 1 महीने की 1 डेढ़ महीना आप कह लें कि काबिज से अपना जो सी लॉ एग्ज़ाम था वो पास कर लिया था। और अगर मैं जिसका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है इस तरह के प्रोसीज़रल लॉ में, वो ये इम्तिहान पास कर सकता है, तो आपके लिए तो बिल्कुल ही कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो बस ये कुछ आपके साथ टेक्निक्स और ट्रिक्स शेयर करना थे, जिसका अब आप काफ़ी अरसे से इसरार कर रहे थे और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लॉ गेट एग्ज़ाम
and I am always available if you have any question. And feel free to contact me if you need any help from my side. Thank you very much. Khuda Hafiz.